लंबा सा घूंघट काढ़े और लाल साड़ी में लिपटी सुनैना ने अपना पहला कदम बढ़ाकर देहरी पर रखा ही था कि खुसुर फुसुर शुरू हो गई। औरतें आपस में एक दूसरे से कह रही थीं, कितनी मोटी दुल्हन लाई है ललुए की अम्मा। कुछ तो सोचती, लड़का सीख सलाई और लड़की पूरी मोटी जट। वो ये सब सुन रही थी, पर वो कुछ भी नहीं कह सकती थी। कहती भी कैसे, वो तो नई नवेली दुल्हन थी और आज उसका अभी पहला ही दिन तो था इस घर में, अपनी ससुराल में, अपने पति के घर में। वो सोचने लगी, वो इतनी तो मोटी नहीं है, फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं सब लोग। वो अपने घर में थी तो माँ पापा उसे हमेशा कमज़ोर ही समझते थे। कभी हल्का सा भी बुखार आ जाता तो थोड़ी सी भी तबीयत खराब हो जाती तो माँ कहती, देखो आज इसको बुखार आ गया है, तो फौरन पापा बोल पड़ते, वैसे ही इतनी दुबली पतली है, ऊपर से बुखार आ गया और कमज़ोर हो जाएगी हमारी बच्ची। उसने तो आज तक कभी भी मोटा शब्द ही नहीं सुना था अपने लिए, परंतु ससुराल में तो पहला कदम पड़ते ही ताने शुरू हो गए थे। वो अचानक से मोटी हो गई। उसने अपने को निहारा, वहाँ पर खड़ी अन्य सभी औरतों से तो वो पतली ही है, फिर वे सब उसे मोटा क्यों कह रही हैं। अब उसने जाना कि ससुराल के नाम से ही आखिर लड़कियां क्यों डरती हैं, जिसमें ससुराल वाले तो कम परंतु बाहर वाले पास पड़ोसी रिश्तेदार ज़्यादा बातें बनाते हैं। विदाई के समय उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा था, बेटा कोई कुछ कहे पर तुम पलट कर जवाब मत देना, बस चुप रहना। ये याद कर ही वो चुप रही थी। तभी उसकी छोटी ननद उसे अपने साथ लेकर गई और एक जगह चौकी पर ले जाकर बैठाते हुए कहा, भाभी आप यहाँ बैठो, कुछ पूजा होगी फिर कमरे में ले जाएंगे। और सुनो, कोई कुछ भी कहे आप किसी की बात पर ध्यान न देना। ये सब महिलाएं तो ऐसी ही कहती रहती हैं, इन्हें तो बस मौका मिलना चाहिए। ननद की बात सुन उसका मन कुछ हल्का हुआ। चलो कोई तो है जो अपनी जैसी है, कुछ तो ध्यान रखने वाली है इस घर में, जो घर उसके लिए अभी नितांत अजनबी है। यही सब सोचकर उसका रुआंसा हो आया चेहरा कुछ खिल गया और ननद की बात मान वह चुपचाप उसी चौकी पर बैठ गई। पति भी साथ ही बैठ गए थे। वो हाथ में उसकी चुन्नी से बंधे एक कपड़े के कोने को पकड़े हुए थे और उसकी गोद में उसी चुन्नी में बंधा हुआ फल, मिठाई, मेवा आदि ढेर सारा सामान था, जिसे वो विदा होने के बाद पूरे रास्ते अपनी गोद में दबाए बैठी रही थी, जो शादी में फेरों के समय उसके जेठ जी ने गोद भराई की रस्म के तहत उसकी गोद में डाला था। उसके हाथ उस सामान को पकड़े हुए काफ़ी थक चुके थे, परंतु वो वहाँ किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि कहीं कोई बात गलत ना कह बैठे या किसी को कुछ बुरा ना लग जाए। आखिर वो अभी नई नवेली दुल्हन है। फिर माँ की सीख जो उसने ध्यान से अपनी गांठ में बांध ली थी। माँ ने विदाई के समय कहा था, बेटा अभी तुम बहुत कम उम्र की हो, तुम्हारे अंदर बचपना भी भरा हुआ है, अतः वहाँ चुप रहने में ही तुम्हारी भलाई है। पर जब वो बहुत छोटी है और अभी अल्हड़ है तो माँ क्यों इतनी जल्दी उसकी विदाई करवा रही है। ये सब सोचा था उसने। फिर चाह कर भी वो ये सब नहीं पूछ सकी थी, क्योंकि वो तो खुद भी बहुत उत्साहित थी। जब शादी होगी तो नया नया सब कुछ मिलेगा, कपड़े लत्ते सब नए मिलेंगे, नए नए जेवर भी मिलेंगे, साथ ही नए रिश्ते नाते और पति का प्यार भी। तो यह सोचकर ही वो रोमांचित हो उठी थी। उसी समय रिश्ते की एक भाभी आकर पास में बैठ गयन और पूजा आदि करवाने लगी। वो बस उनकी हर बात को ध्यान से सुनती और प्रत्येक कार्य को वैसे ही करती जाती। भाभी बोली, सब पूजा हो गई है, बस छड़ी कंगन रह गया है। एक रस्म जो अगले दिन होनी थी, क्योंकि आज बृहस्पतिवार है,
इस दिन मंडप उखाड़कर सिराया नहीं जाता, अतः कल शुक्रवार है तो कल ही मंडप नदी में या तालाब में उखाड़कर सिराया जाएगा और छड़ी कंगन खेला जाएगा। वो अभी भी अपने स्थान पर ही बैठी थी और अन्य औरतें बातें करने में लगी हुई थीं। बहू है, सुंदर है, एक ने कहा। दूसरी बोली, अरे सुंदर क्या, बहुत ही खूबसूरत है, उम्र भी बहुत कम लग रही है। तभी तीसरी बोली, हाँ ललुए की तो अच्छी खासी उम्र है, पर बहू बहुत कम उम्र की ढूंढ कर लाई है ललुए की अम्मा। ये सुन उसने अपना सर उठाकर उनकी तरफ देखा तो उसे उस क्षण वे पहली बार बहुत उम्रदार लगे थे। वैसे उसने पहले उन्हें देखा ही कब था। देखने दिखाने की रस्म के समय में भी कहाँ देख पाई थी। अपने संकोच के कारण शांत, निश्चल, निर्भाव से बैठे हुए कितने सीधे और सरल लग रहे थे। तभी उसकी छोटी ननद आई और बोली, भाभी चलो कमरे में थोड़ा आराम कर लो, थक गई होगी आप। कमरे में बड़ी ननद के पास छोड़कर छोटी ननद बाहर चली गई। शायद किसी काम में लग गई होगी। सारे घर का काम वही करते हुए दिख रही थी। वो बड़ी ननद के साथ कमरे में बैठ गई। उसे अपनी छोटी ननद बड़ी अपनी सी भी लग रही थी। वो बैठ के एक कोने में सिकुड़ी सिमटी सी बैठ गई और बाहर बैठी उन महिलाओं के बारे में सोचने लगी जो पल पल रंग बदल रही थीं। क्या ऐसी ही होती हैं ये महिलाएं? बाल की खाल निकालने में बड़ी माहिर और थोड़ी सी भी कमी देखी नहीं कि शुरू हो जाती हैं, या फिर बिना बात के भी बात बनाना कोई इनसे सीखे। उसी कमरे में सोफे पर उसके बड़े नंदोई व देवर भी बैठे थे। छोटी ननद की तो अभी शादी नहीं हुई थी, ससुर जी नहीं थे और सासू माँ रिश्तेदारों की आओ भगत में लगी हुई थी। आखिर पहले लड़के की शादी है, अगर ज़रा सी भी कमी रह गई तो ये रिश्तेदार न जाने कितनी बातें बनाएंगे। वहीं पास में बैठा बड़ा वाला देवर उसके पास आया और सिर पर पड़ा घूंघट थोड़ा सा ऊपर उठाकर देखने लगा। वहीं पास में ही बैठे नंदोई जी ये सब देख बोल पड़े, अरे नहीं नहीं, ऐसे क्यों कर रहे हो, चलो हटो, ये तो भाई साहब करेंगे। ये सुनकर वो थोड़ा और शर्मा गई। शाम हो चली थी। वो घबराई हुई और कुछ रोमांचित होकर रात का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि सहेलियों ने जो कुछ बताया था उससे वो काफ़ी उत्साहित थी अपने प्रिय का साथ पाने को। जब वो उसे बाहों में भरकर उससे कहेंगे, मेरी डार्लिंग, तुम इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो और मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ। वो सोच मग्न ही थी कि छोटी ननद आकर बोली, भाभी चलो फ्रेश हो लो, कपड़े बदल लो, फिर खाना लगा दिया है, सबके साथ बैठकर खाना खा लो। वो उठी और फ्रेश होने को उनके पीछे पीछे चल दी। वो देवर जो उसका घूंघट ऊपर कर रहे थे वो पास आकर बोले, अरे भाभी कहाँ चली आप? उनका लहजा मजाकिया था। उसे अच्छा तो लगा, पर वो उनके मजाक को समझ न पाई। उसने पहले कभी किसी से ना मजाक किया था, ना उससे किसी ने। उसे ऐसा माहौल कुछ अजीब लगा था। दो भाइयों के बाद सबसे छोटी और सबसे लाडली थी। ईश्वर ने रूप स्वरूप भी जी भर कर दिया था, अतः जो उससे मिलता या उसे पहली बार भी देखता तो बड़े प्रेम से कोमलता के साथ बात करता। वो अभी कॉलेज में पढ़ाई ही कर रही थी कि घर में उसकी शादी की चर्चाएं ही होनी शुरू हो गई थीं। पापा की तबीयत खराब रहने लगी थी, जिस कारण वो चाहते थे कि जल्द ही लड़की के हाथ पीले करके कन्यादान कर दिया जाए। अपने जीते जी वे इस जिम्मेदारी को भी निपटा देना चाहते थे। भाइयों को भला क्या ऐतराज होता। हालांकि माँ नहीं चाहती थी कि उनकी दुलारी की अभी शादी हो, पर किस्मत में क्या लिखा है, कब क्या होगा, कोई नहीं समझ पाया और उसकी शादी अच्छा घर परिवार ढूंढकर तय कर दी गई।
पापा तो बीमार थे, अतः पूरी जिम्मेदारी भाइयों पर आ पड़ी और उन्होंने अपने हिसाब से खूब अच्छा पढ़ा लिखा लड़का ही ढूंढा था अपनी बहन के लिए। लेकिन वो क्या चाहती है, उसके क्या अरमान हैं, ये किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की थी। उन लोगों ने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी थी, अब आगे की सारी जिम्मेदारियों को तो उसे अकेले ही निभाना था। हाँ, तो रात का खाना टेबल पर लग गया। सब लोग खाने की मेज पर ही थे। छोटी ननद ही सबको खाना खिलवा रही थी। उसने भी थोड़ा बहुत खाना खाया, क्योंकि थकान की वजह से या फिर अपना घर परिवार छोड़कर आने के कारण उससे खाया ही नहीं गया। न जाने ये कैसी रीत बना दी है समाज ने कि नाज नखरों से पली बेटी को गैरों के हाथ सौंप देते हैं और फिर वही उसके अपने बन जाते हैं। जो अब तक अपने थे, जिनके साये में पल पूस कर बड़ी हुई थी, वे पल भर में ही पराये हो जाते हैं। यही तो दुनिया की रीत है, दस्तूर है। एक कहावत भी है कि लड़की को तो राजा महाराजा भी अपने घर में नहीं रख पाए हैं। हाँ, तो खाना खाकर वो कमरे में आकर लेट गई और थकान की वजह से न जाने कब उसकी आंख लग गई, उसे पता भी ना चला। वो सो गई। जब आंख खुली तो देखा वो एक कमरे में अपनी ननद के साथ में सो रही है। वो सोचने लगी कि उसके साथ की सहेलियों ने तो कुछ और ही कहा था, लेकिन वो यहाँ ननद के पास कैसे? वो काफ़ी थकी हुई थी, इस कारण कमरे में लेटते ही नींद आ गई थी। शायद उसके सो जाने के कारण किसी ने जगाना उचित ना समझा होगा। अगले दिन सुबह वो सोकर उठी तो उसकी वही छोटी वाली ननद सभी रिश्तेदारों को चाय देकर आ रही थी। उसे लगा कि ये कितना काम करती है। उसके सोने के बाद सोई और उससे पहले ही उठ गई। उसे जगह देख वो चाय लेकर उसके पास आई और बोली, भाभी चाय पीकर नहा धो कर तैयार हो जाओ, कुछ पूजा आदि होनी है जो कल होने से रह गई थी। वो बोली, दीदी मैं चाय तो पीती नहीं हूँ। उसकी बात सुन वो बोली, भाभी हमारे यहाँ तो बिना चाय पिए किसी की आँख भी नहीं खुलती, अब आप भी चाय पीने की आदत बना लो। कहकर वो चाय लेकर वापस चली गई तथा अन्य कार्यों में लग गई। वो सोच रही थी कि उसके घर में सिवाय पापा और मम्मी के कोई भी चाय नहीं पीता था, यहाँ तक कि उसका बड़ा भाई भी नहीं। जब कभी बुखार या जुकाम हो जाता था तो माँ ज़बरदस्ती उसे चाय पिलवा देती थी। यही हाल भाइयों का भी था। अब वो अपनी ननद का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि वही उसे हर बात बता रही थी। कल से लेकर आज तक सिर्फ उनसे ही बात हो पाई थी। वे अन्य कार्यों के साथ उससे बात भी कर रही थी और उसका ध्यान भी रख रही थी। बाकी तो सब अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे। सास व दोनों बड़ी नंदों की तो बोली भी उसने अभी तक नहीं सुनी थी। जब छोटी ननद आई तो उनसे पूछकर समस्त कार्य निपटा के नहाने धोने का कमरे में आई। तब तक चाय नाश्ता लग गया था। फिर उसे मंडप के नीचे लाकर बैठा दिया गया, क्योंकि कल जो कार्य बृहस्पतिवार की वजह से नहीं हो पाए थे वो अब पूरे करने थे। जब छड़ी कंगन रस्म होने की बारी आई तो उसे और उसके पति दोनों को पेड़ से टूटी ताज़ी हरी एक डंडी दी गई, जिससे दोनों को एक दूसरे को 7-7 बार मारना था। पहले उसे मारने को कहा गया तो उसने हल्के हल्के से 7 बार पति की पीठ पर मारा। अब बारी थी पति की, अब उन्हें मारना था। उन्होंने जैसे ही छड़ी उठाई फौरन बुआ जी बोल उठी, बेटा ज़रा सही से मारना, ताकि इस छड़ी का डर आजीवन बना रहे। वो उसे छड़ी मारने को हाथ उठाते उससे पहले ही सब उनका हौसला बढ़ाने लगे, किंतु उससे तो किसी ने भी कुछ नहीं कहा था। जब उसने ये रस्म निभाई थी, जब वो अपने घर में थी तो सब कुछ उसके अनुसार ही होता था
और यहाँ सब उल्टा था। उसे कोई भी अपना नहीं लग रहा था। अब उसे एहसास हुआ कि सच में वो पराये घर में आ गई है। पराया घर जाना है, ये बातें तो वो बचपन से ही सुनती आई थी, लेकिन कभी इन बातों का अर्थ नहीं समझी। जब खुद पर बीती तो समझ पाई कि क्या होता है पराया घर। अब इसे अपना घर बनाना है, क्योंकि मरते दम तक अब यही घर तो है जहां उसे रहना है। ये कैसी रीत है जो अपनों से दूर कर परायों को अपना बनाने को मजबूर कर देती है। पति ने छड़ी उठाकर उसे छड़ी से मारने की रीत निभानी शुरू की। 1 2 3 बहुत धीरे धीरे, फिर सबकी हौसला अफजाई से चौथी 5वीं छड़ी कुछ तेजी से मारी। उसे दुखने लगा। और 7वीं, वो तो बहुत तेज। वो डर गई और रोने लगी। उसके पति ने उसका ऐसे ही स्वागत किया था। न जाने कितने रोमांचक ख्यालों से भरा हुआ उसका दिल पल भर में ही टूट गया था, और सपने वे तो एक ही पल में बिखर गए थे, हाथों से फिसलती रेत के मानिंद। उसके आंसू बहकर गालों पर लुढ़क आए थे। कभी भी उसकी माँ ने उसे एक थप्पड़ भी नहीं मारा था, और इस घर में पहले ही दिन ये सब क्या है? ये कैसी रस्म है जो तन मन दोनों को घायल कर दे? उसके दिल में अपने पति के प्रति कितने अरमान थे, कितनी कोमल भावनाएं थी, वो सब कहीं दम तोड़ने लगी थीं। उसके सपने टूट चुके थे, बचे थे तो सिर्फ आंखों में आंसू और शरीर पर महसूस होते दर्द से ज़्यादा मन का दर्द। अब यही सब तो उसे महसूस हो रहा था। ऐसे में उसे अपने घर की बहुत याद आ रही थी, जहां मम्मी पापा ने उसे नाजों से पाल पोस कर इस घर में विदा कर दिया था। यही तो दुनिया की रीत थी, किंतु उसे ये रीत पसंद नहीं आई। वो वापस घर लौट जाना चाहती थी, लेकिन अब वो घर उसके लिए पराया हो गया था, जो कल तक अपना था। किंतु जो अभी तक पराया था वो अपना हो गया था। बिना किसी के अपनेपन वाला अपना घर या पति का घर, ये कैसी विडंबना है, वो समझ ना सकी थी। अब कैसे उम्र भर इनका साथ निभा पाएगी, जिन्होंने उसका स्वागत ही दर्द और आंसुओं से करवाया है? क्या सच में महज रीति रिवाज है छड़ी से मारना, या फिर इस तरह से इन रिवाजों की आड़ में स्त्री जाति को प्रताड़ित करना पुरुषों की मानसिक रूढ़ता? वह समझ ना सकी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।